अब हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस करने जा रहे हैं। इसका नाम जो है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दिया गया है और ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 है। यहाँ आपको पहला सवाल दिख रहा होगा जिसमें कनकेव मिरर के आगे 2.5 सेंटीमीटर हाइट का एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। कितनी दूर? तो 27 सेंटीमीटर अवे रखा गया है और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दे दिया गया है। कितना दिया गया है? 36 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है प्लेस्ड किया गया है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बिटवीन में, तो हमें पता है कि इमेज की पोजीशन जो होगी बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और हम मिरर फॉर्मूले की मदद से ये हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। क्या है मिरर फॉर्मूला? 1/v + 1/u = 1/f। यहाँ केवल साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। u लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव लेंगे और फोकल लेंथ लेंस हो या मिरर हो, अगर वो कनकेव नेचर का है तो नेगेटिव होगा और रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होगा। तो यहाँ से आपको v कितना आ रहा है? -54 सेंटीमीटर, है ना। माइनस का मतलब है कि उसी साइड बन रहा है इमेज जिधर की ऑब्जेक्ट है और तब हमें पता है कि ये रियल इमेज फॉर्म होगा और जो रियल होता है वो क्या होता है? इन्वर्टेड होता है। अच्छा, मैग्निफिकेशन की बात करें तो m = क्या होता है? m = मिरर के लिए -v/u, तो यहाँ v 54 आया है, u हमारा कितना दिया था? 27, तो एक तरह से मैग्निफिकेशन 2 आ गया। मतलब इमेज का साइज जो होगा वो ट्वाइस हो जाएगा, मतलब 2.5 सेंटीमीटर का है तो यहाँ पे m का फॉर्मूला भी हमारे पास है ना, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। यहाँ से आपको क्या आ जाएगा? इमेज हाइट डबल हो जाएगा, मतलब 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और माइनस का मतलब हमें पता है कि माइनस का मतलब यहाँ क्या होता है? उल्टा, यानी इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगा। तो ये तो होगी नेचर की बात। एक और पार्ट कहा गया, इसमें पूछा गया है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को मिरर की ओर शिफ्ट करें तो स्क्रीन जहां पे हमें शार्प इमेज चाहिए वो कितना शिफ्ट करना होगा। तो हमें पता है कि जैसे जैसे हम मूव करेंगे यानी कि क्लोजर जाएंगे किधर? मिरर की ओर, तो इमेज जो है उससे दूर भागेगा, यानी कि स्क्रीन को भी हमें अवे ले जाना होगा। तो ये कब तक होगा? जब तक कि आप फोकस तक ना पहुंच जाए, क्योंकि जैसे जैसे आप फोकस तक जाएंगे इमेज जो है धीरे धीरे शिफ्ट होते हुए इन्फिनिटी पे जाएगा और इन्फिनिटी के बाद जैसे ही ऑब्जेक्ट को हम फोकस के अंदर यानी फोकस और पोल के बीच में ले जाएंगे, हमें पता है तब वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा और वर्चुअल इमेज को कभी भी स्क्रीन पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है ना। तो इसलिए यहाँ पे जब तक फोकस तक मूव कर रहे हैं किसको? ऑब्जेक्ट को, स्क्रीन को हमें अवे ले जाना होगा और उसके बाद भी अगर हमें ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो ऑब्वियस है कि रिलेटिवली मिरर को हम आगे की ओर शिफ्ट करेंगे। तो यही था इस सवाल का जवाब। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 है और इस बार कनकेव मिरर की जगह कन्वेक्स मिरर दिया गया है और एक निडल है जिसकी हाइट कुछ है और यहाँ हमें पता है कि अगर कन्वेक्स मिरर हो तो इमेज जो है वो हमेशा वर्चुअल होता है और वर्चुअल इमेज जो होता है हमेशा किधर होता है? मिरर के दूसरी ओर फॉर्म होता है और वो अपराइट भी होता है, मतलब m जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा। एक चीज और, जो साइज होगा इमेज का वो हमेशा ऑब्जेक्ट साइज से छोटा यानी डिमिनिश्ड ही होगा, है ना। हमने डायग्राम भी ड्रॉ किया था केवल 2 ही पोजीशंस के लिए, एक बार इन्फिनिटी के लिए जहां पे फोकस और हाईली डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म होगा और किसी भी पोजीशंस के लिए अगर हम ऑब्जेक्ट को रखें तो इमेज जो है इन बिटवीन पोल और फोकस और दूसरे साइड फॉर्म करेगा और वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, अपराइट होगा, ये सारी बातें हमें पता है। तो सिंपल मिरर फॉर्मूला हमारे पास है ही, है ना। यहाँ पे u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ दिया गया है, फोकल लेंथ आप पॉजिटिव ले लेंगे, है ना, चूंकि कन्वेक्स के लिए हम क्या लेते हैं? फोकल लेंथ पॉजिटिव और u जो कि लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव ले लेंगे। तो यहाँ से हमें v मिल जा रहा है। अच्छा, v आपको आ गया तो मैग्निफिकेशंस भी आ जाएगा, m = क्या हो जाएगा? -v/u। अच्छा, v और u का अपोजिट साइन होगा, चूंकि u नेगेटिव होगा, v दूसरी ओर जा रहा है तो पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव, फाइनली आपको जो आंसर आ रहा है पॉजिटिव। और हमें ये पहले से पता था कि पॉजिटिव आना भी चाहिए क्योंकि जो कन्वेक्स मिरर है वो हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है। अब एक सवाल पूछा गया कि जैसे जैसे हम अगर मिरर की से अवे जाएंगे, है ना, ऑब्जेक्ट को ले जाएंगे, नीडल्स को ले जाएंगे तो क्या होगा? इमेज की पोजीशन क्या होगी? तो जैसे जैसे आप दूर जाओगे, मान लो इन्फिनिटी तक चले गए, तो जो इमेज है वो धीरे धीरे शिफ्ट किधर की ओर होगा? वो फोकस की ओर होगा। और जैसे जैसे इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट अगर हम रख दें तो हाईली डिमिनिश्ड इमेज कहां पे फॉर्म होगा? फोकस पे फॉर्म होगा। तो यही था इस सवाल का। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 है और ये जो प्रॉब्लम बेस्ड है कॉन्सेप्ट किसका है? रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का। आपको फॉर्मूला याद होगा, इसके लिए हम लोगों ने डिराइव किया था μ = रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। तो इस क्वेश्चन में रियल डेप्थ आपको 12.5 सेंटीमीटर, एपरेंट डेप्थ जो है 9.4 सेंटीमीटर दिया गया है जब हम माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं और जो मीडियम है वो वाटर है और उसका आपको क्या निकालना है? म्यू यानी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो डिवाइड कर लें 12.5 अपॉन 9.4 तो आपको क्या आ जाएगा? म्यू यानी कि 1.33 आ रहा है। वो तो पहले से हमें पता था लेकिन चूंकि एक सवाल पूछा गया था तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब कहा गया कि अगर हम वाटर को रिप्लेस करके दूसरा लिक्विड फिल कर दें तो
उसका एपरेंट डेप्थ जो है क्या होगा, न्यू एपरेंट डेप्थ क्या होगा। तो रियल डेप्थ तो 12.5 सेंटीमीटर रहेगा, है ना। और जो दूसरा लिक्विड दिया गया है उसका भी म्यू आपको दे दिया गया है। तो यहां से डी डबल डैश मान लेते हैं, जो एपरेंट डेप्थ होगा वो हमें मिल जाएगा। अब कहा गया कि माइक्रोस्कोप को कितना शिफ्ट करना होगा, तो जितना एपरेंट डेप्थ में चेंजेस आया है उतना ही आपको शिफ्ट करना होगा। मतलब एपरेंट डेप्थ अगर पहले जो था वो क्या आया था डी डैश, और अभी कितना है डी डबल डैश। तो यहाँ डी डैश माइनस डी डबल डैश कर देंगे, तो जो चेंज आएगा वही आपको आपका आंसर होगा। मतलब उतना जो है माइक्रोस्कोप को शिफ्ट करना होगा जिससे कि फिर से वो फोकस हो पाए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 है और ये बेस्ड है फिगर देख के ही आपको पता चल रहा होगा कि ये रिफ्रैक्शंस पे है, और रिफ्रैक्शन के लिए हमें स्नेल्स लॉ यहाँ लगाना है। 3 फिगर आपको दिया गया है और यहाँ पे जो मीडियम डिवाइड किया गया है, फर्स्ट फिगर में जो है आपका एयर और ग्लास का है, दूसरे में आपको क्या है एयर और वाटर के लिए है, और तीसरे में ग्लास और वाटर में एक एंगल आपको जो है दे दिया गया है, और दूसरा एंगल यानी कि इंसिडेंट दे दिया गया और रिफ्लेक्टेड आपको निकालना है, या उल्टा भी हो सकता है, रिफ्लेक्टेड एंगल दे दे इंसिडेंट निकालना है। तो करना क्या है, स्नेल्स लॉ हमें पता है कि स्नेल्स लॉ का इस्तेमाल करने का एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ कि जिधर का मीडियम हो उधर का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से उसको उसके एंगल से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब जैसे एयर के साइड है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर μ1 मान ले तो उसका एंगल जो भी है ना उसको हम साइन आई मान लेते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो μ2 दूसरे साइड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका जो एंगल है मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां से फर्स्ट फिगर से आपको क्या हो जाएगा, आपको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा, दूसरे फिगर से आपको क्या मिल जाएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्नेल्स लॉ की मदद से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मिल जाएगा। अब जब दोनों मिल चुका है तो तीसरे में आप अप्लाई कर दें, है ना, फिर से स्नेल्स लॉ। तो चूंकि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का भी पता है, वाटर का भी पता है, और एक एंगल भी दिया गया है, तो दूसरा अननोन एंगल हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यही था इस सवाल। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 है और यहाँ पे आप फिगर देख रहे होगे कि बल्ब है, ल्यूमिनस बॉडी है जो वाटर के अंदर दिया गया है। तो वो पूछा गया है कि जब वो बाहर की ओर इमेजेंट होगा तो वो जो मैक्सिमम एरिया जो होगा वो क्या होगा, है ना, उसका डायमेंशंस क्या होगा। तो हमें पता है कि लाइट जब मैक्सिमम पास करेगा तो लाइट जब रिफ्रैक्ट होगा तो एक तरह से 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, क्रिटिकल एंगल का है। तो यहाँ से जो थीटा है मान लेते हैं सी, तो साइन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/μ, है ना। और चूंकि साइन सी को अगर हम tan के फॉर्म में लाएं तो tan c यहाँ पे देख रहे हो तो tan c बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि r बाई h हो जाएगा। तो यहाँ से r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h इंटू tan c, सही बात है। अच्छा, अब और साइन सी की वैल्यू तो हमें पता है, साइन सी इज इक्वल टू 1/μ है। तो यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के जो है वैल्यूज निकाल लेंगे। अब है कि एरिया निकालना, तो एरिया कैसा होगा, चारों तरफ जो है वो सिमेट्री को फॉलो करेगा। तो एरिया एक तरह से सर्कुलर फॉर्म होगा यानी कि पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर में आर हमारे को आ चुका है h इंटू tan c है, और यहाँ tan c की वैल्यू हम निकाल लेंगे। tan c के कैसे निकाल लोगे वैल्यू, तो tan थीटा इज इक्वल टू p बाई बी होता है, और साइन थीटा हमें मिल चुका है, साइन थीटा यानी कि p बाई h 1/μ के बराबर होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, b निकालेंगे यानी कि b इज इक्वल टू h स्क्वायर, यानी h हो गया h स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ सारी वैल्यूज आप रख दो, डेरिवेशन हम बता चुके हैं थ्योरी पार्ट में, तो आप यहाँ इसको सॉल्व कर सकते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 है और ये देख के ही लग रहा होगा कि प्रिज्म पे बेस्ड है, और प्रिज्म में हमें फॉर्मूला पता है, प्रिज्म फॉर्मूला है ना, मिनिमम डेविएशंस के लिए क्या था, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, जहाँ ए क्या है एंगल ऑफ प्रिज्म है और डेल्टा एम मिनिमम डेविएशंस है। क्वेश्चंस में क्या पूछा गया, पहले तो पूछा गया आपको म्यू निकालना है ना, जिस मटेरियल से ये प्रिज्म बना है। तो चूंकि डेल्टा एम भी दे दिया गया है, ए एंगल ऑफ प्रिज्म भी दे दिया गया है, तो वैल्यू रखेंगे तो हमें म्यू जो है मिल जाएगा। दूसरा पार्ट है कि अगर हम सेम प्रिज्म को वाटर के अंदर डिप कर दें तो अब जो न्यू डेविएशन होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे जो आपका मटेरियल है ग्लास का दिया हुआ है तो वो हम निकाल चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। तो रिलेटिव जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा यानी कि म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू, है ना, ग्लास मान लेते हैं ग्लास से प्रिज्म बना है, तो ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा, म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू, और वो किसके इक्वल होगा, तो साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। तो चूंकि ए हमारे पास है और म्यू जी ग्लास का हम जो प्रिज्म मटेरियल बना था वो हम निकाल चुके हैं। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है, दे दिया गया इस क्वेश्चन में, है ना, 4/3 यानी 1.33। तो सारी वैल्यूज आप रखोगे आपको डेल्टा एम मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बायो कन्वेक्स मतलब दोनों साइड कन्वेक्स है और इसका फोकल लेंथ आपको दे दिया गया 20 सेंटीमीटर, और ये भी कहा गया कि दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है। तो
आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर ही निकालना है, यानी कि आर क्या होगा, जबकि यहाँ म्यू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द ग्लास, यानी कि जो लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दे दिया गया है। तो सिंपल हमें पता है कि यहाँ हमें लेंस मेकअप फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है ना, 1/f = म्यू माइनस 1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। तो म्यू तो हमें पता है, तो म्यू की जगह वैल्यूज रख देंगे, और रेडियस ऑफ कर्वेचर चूंकि सेम है तो r1 भी r होगा और r2 को भी r मान लेते हैं। केवल अंतर क्या होगा, एक प्लस होगा तो दूसरा जो होगा यानी कि r2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, है ना। तो इजिली आप यहाँ से r कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ रहा है 22 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो 22 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चंस में आपको दिख रहा होगा एक कन्वर्जिंग जो है बीम दिया गया है कि दो रे ऑफ लाइट जो है कन्वर्ज कर रहे हैं पी पॉइंट पे, और इस पी पॉइंट से 12 सेंटीमीटर अवे जो है लेंस को रखा जाए, एक बार कनकेव लेंस और एक बार कन्वेक्स लेंस, और दोनों का फोकल लेंथ अलग अलग दे दिया गया है। और पूछा गया कि जो पोजीशन होगी, जो न्यू पोजीशन होगी पी की, यानी कि जो इमेज फॉर्म होगा वो कहाँ पे होगा। तो अगर हम सबसे पहले कन्वेक्स लेंस लें तो कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, लाइट को बेंड करेगा, मतलब पी पॉइंट जो है वो स्लाइटली जो है शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द लेंस, है ना। मतलब यहाँ अगर हम लेंस फॉर्मूला अप्लाई करें, है ना, 1/v - 1/u = 1/f, तो आपको फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर ले लेना है ना, u 12 सेंटीमीटर, वैल्यूज आप रख दें प्रॉपर साइन के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा, v मिल जाएगा। और यहाँ v कम आ रहा है u से, और आना भी चाहिए क्योंकि स्लाइटली जो है इमेज किधर की ओर शिफ्ट हो रहा है, तो टुवर्ड्स द मिरर। लेकिन अगर हम कनकेव लेंस यूज कर रहे हैं तो कनकेव लेंस की क्या प्रॉपर्टी है, वो डाइवर्ज करेगा, तो डाइवर्ज करेगा तो पी पॉइंट जो है वो किधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, तो अवे फ्रॉम द लेंस, है ना। अब लेंस फॉर्मूला लगा के हम इस पोजीशन को, यानी कि इमेज की पोजीशन को कैलकुलेट ही कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे आपको कनकेव लेंस का फोकल लेंथ दे दिया गया है, केवल ध्यान रखना है कि ये नेगेटिव लेना है क्योंकि कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। बाकी आप v देख रहे हैं, v जो है u से ज़्यादा आ रहा है, आना भी चाहिए क्योंकि डाइवर्जेंट जो लेंस है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, वो डाइवर्ज कर रहा है, यानी कि जो इमेज की पोजीशन होगी वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से ज़्यादा होगी। तो यही था इस सवाल का। क्वेश्चंस में आपको एक कनकेव लेंस दिया गया है और उसका फोकल लेंथ भी दे दिया गया है, और पूछा गया है इमेज की पोजीशन। तो यहाँ ऑब्जेक्ट की पोजीशन u आपको दे दिया गया है, फोकल लेंथ हम जो है वो नेगेटिव लेंगे क्योंकि कनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। अब लेंस जो फॉर्मूला है 1/v - 1/u = 1/f, यहाँ पे हम वैल्यू रख दें तो आपको क्या मिल जाएगा, v मिल जाएगा। तो एक चीज़ तो है, हमें पता है कि कनकेव लेंस जो है हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, और वर्चुअल इमेज जो होता है लेंस के केस में किधर फॉर्म होता है, तो जिस साइड ऑब्जेक्ट है उधर ही फॉर्म होगा, है ना। यानी कि v जो होगा नेगेटिव होगा, और यहाँ आ भी रहा है। एक दूसरा सवाल यहीं पे पूछा गया है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को मूव करें, अवे ले जाएं लेंस से, तो उसका इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा। तो जैसे जैसे आप दूर जाएंगे जो इमेज शिफ्ट होके कहाँ पे चला जाएगा, शिफ्ट होते हुए फोकस की ओर जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि इन्फिनाइट डिस्टेंस अवे अगर हम ऑब्जेक्ट को ले जाएं तो उसका हाईली डिमिनिश्ड इमेज जो है वो कहाँ पे फॉर्म होगा, फोकस पे, और सेम साइड होगा जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो यही था इस सवाल का। एनसीईआरटी के इस क्वेश्चंस में आपको दो लेंस दिया गया, एक कन्वेक्स और एक कनकेव, और दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा गया है और पूछा गया है कि कंबाइंड फोकल लेंथ क्या होगा और उसका नेचर क्या होगा, मतलब जो है डाइवर्जेंट होगा या कन्वर्जिंग होगा। तो ये तो हमें साइन से पता चल जाएगा। फिलहाल जो फॉर्मूला है कंबाइंड फोकल लेंथ निकालने का वो आपको याद होगा, 1/f = 1/f1 + 1/f2, जहाँ f1 f2 जो है इंडिविजुअल फोकल लेंथ है। तो आपको कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर दे दिया गया है और कनकेव का 20 सेंटीमीटर। तो केवल यहाँ साइन का ध्यान रखेंगे, कन्वेक्स के लिए +30 लेंगे और कनकेव के लिए -20। तो आप इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ f जो है कंबाइंड फोकल लेंथ कितना आ रहा है, -60 सेंटीमीटर। तो यहाँ माइनस का मतलब ये हुआ कि जो कंबाइंड जो फोकल लेंथ हुआ इस कॉम्बिनेशन का वो क्या हुआ, निगेटिव हुआ, मतलब इसका नेचर क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। तो यही था इस सवाल का जवाब। ये क्वेश्चन कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे बेस्ड है, और यहाँ पे आपको दो सवाल पूछा गया है। एक लेस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे अगर फाइनल इमेज फॉर्म होता है तो ऑब्जेक्ट की पोजीशंस और मैग्निफिकेशन पूछा गया है, और दूसरा जो है अगर इन्फिनिटी पे अगर फाइनल इमेज फॉर्म होता है तो बताना है कि जो है मैग्निफिकेशंस क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लेस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे अगर फाइनल इमेज फॉर्म हो रहा है तो हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, आईपीएस से, क्योंकि आईपीएस के लिए एक तरह से VE25
सेंटीमीटर मिल गया। फोकल लेंथ एफ ई आपको दिया ही गया है सवाल में, तो लेंस फॉर्मूले की मदद से हमें क्या मिल जाएगा, हमें उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब यू ई मिल जाएगा। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिल गया और लेंथ ऑफ जो है आपको माइक्रोस्कोप दिया गया है, तो एल में से अगर हम जो यू ई माइनस कर दें तो एक तरह से वो क्या हो गया, वी ओ हो गया, है ना, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट जो इमेज डिस्टेंस होगा फर्स्ट लेंस यानी ऑब्जेक्टिव के लिए, वही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है किसके लिए, आईपीस के लिए। तो यहां से वीओ मिल गया। अच्छा, एफओ भी हमें पता है, तो फिर से लेंस फॉर्मूला लगा लेंगे और हमें यूओ मिल जाएगा। अच्छा, ऑब्जेक्ट की पोजीशंस मिल गई और मैग्निफिकेशंस भी निकालना है, तो फॉर्मूला हमारे को मैग्निफिकेशन का पता है कि m इक्वल टू क्या होता है, वीओ अपॉन यूओ 1 प्लस डी बाई एफ ई। तो डी यहाँ लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन हो गया, बाकी सारी वैल्यू आपको पता है, पुट करेंगे आपको आंसर आ जाएगा। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, जब इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा तो हमें पता है कि वो ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना चाहिए, फोकल लेंथ पे, यानी कि अगर हम आईपीस के लिए फिर से काम करें तो यहां पे जो यूई हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ ई के बराबर। अच्छा, अब एल में से एफ ई माइनस कर देंगे तो हमें वीओ मिल जाएगा। अब वीओ मिल चुका है ना, फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का दिया गया है, फिर से वही काम करेंगे, यूओ यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिल जाएगा। अब यहां पे ध्यान रखना है कि मैग्निफिकेशन एम जो होगा वो क्या होगा, वीओ अपॉन यूओ इंटू डी बाई एफ ई। आपको याद होगा ये फॉर्मूला, है ना, क्योंकि m1 इंटू m2 नेट मैग्निफिकेशन होता है। तो सारी वैल्यूज हमें पता है, पुट करेंगे और आपको फाइनल आंसर मिल जाए। ये भी क्वेश्चंस कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे ही बेस्ड है, लेकिन इस बार आपको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी कि जो गैप होगा बिटवीन द टू लेंस यानी ऑब्जेक्टिव और आईपीस, उसी को हम क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहले यहाँ क्या करना है, चूंकि यहाँ पे फिर से एक बार आईपीस से ही शुरू करते हैं, है ना, क्योंकि आपको वीई पता है ना, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे इमेज फॉर्म हो रहा है, और एफ ई भी दिया है, तो लेंस फॉर्मूले की मदद से यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, यूई मिल जाएगा। और यहाँ यूओ यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी ऑब्जेक्टिव का दिया गया है, फोकल लेंथ भी हमें पता है, तो यहाँ पे हम क्या निकाल लेंगे, लेंस फॉर्मूले की मदद से वीओ निकाल लेंगे। अब आप जो है लेंथ ऑफ जो माइक्रोस्कोप होगा वो क्या होगा, तो मॉड ऑफ ऑब्जेक्टिव का इमेज डिस्टेंस वीओ प्लस क्या हो जाएगा, यूई यानी कि जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसका, आईपीस का। तो ये दोनों चीज हमारे पास है, दोनों वैल्यू आप रखेंगे, आपको लेंथ ऑफ जो है माइक्रोस्कोप मिल जाएगा। और एक और सवाल पूछा गया है इसमें कि मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, तो m इक्वल टू हमें पता है फॉर्मूला होता है वीओ अपॉन यूओ 1 प्लस डी बाई एफ ई। तो यहाँ सारी वैल्यू हमें दिया गया है, पुट करेंगे और मैग्निफिकेशन हमें मिल। ये क्वेश्चन टेलीस्कोप पे पूछा गया है और इस बार फिर से वही आपको लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप यानी कि ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच का लेंथ निकालना है और मैग्निफिकेशन निकालना है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि यहाँ जो मैग्निफिकेशन होगा m वो किसके इक्वल होता है, तो एफ ओ बाई एफ ई, जहाँ एफ ओ क्या है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव जो कि दिया गया है, और एफ ई फोकल लेंथ ऑफ आईपीस भी दे दिया गया है। वैल्यू रखेंगे, हमें मैग्निफिकेशन मिल जाएगा। और जो लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप है, चूंकि लाइट इन्फिनिटी से आ रही है और फाइनल इमेज भी इन्फिनिटी में बन रहा है, तो लेंथ ऑफ जो टेलीस्कोप होगा वो किसके बराबर होगा, तो मॉड ऑफ एफ ओ प्लस मॉड ऑफ एफ ई, मतलब ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ और आईपीस का फोकल लेंथ को अगर हम प्लस कर देंगे तो हमें लेंथ ऑफ टेलीस्कोप मिल जाएगा। तो यही था इस सवाल का जवाब। क्वेश्चन में दो सवाल पूछा गया है, एक तो आपको निकालना है टेलीस्कोप का एंगुलर मैग्निफिकेशन। ये तो सिंपल है क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास है एफ ओ बाई एफ ई, है ना, एंगुलर मैग्निफिकेशन एम किसके बराबर होगा, तो एफ ओ बाई एफ ई। तो यहाँ एफ ओ एफ ई दिया हुआ है, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। दूसरा पार्ट जो है उसमें कहा जा रहा है कि अगर इसी टेलीस्कोप से अगर हम मून को देखते हैं तो जो इमेज जो फॉर्म होगा उसका डायमीटर क्या होगा। यहाँ मून का जो है डायमीटर दे दिया गया है और जो रेडियस है ना, लूनार रेडियस, वो भी दे दिया गया है। तो यहाँ फिगर में देखें तो जो एंगल सबटेंड कर रहा है मून, कहाँ पे, ऑब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्टिव लेंस पे, वो मान लेते हैं थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। तो ये थीटा किसके इक्वल होगा, तो रेडियस आर आपको दिया है और डायमीटर जो है एक तरह से आर्क हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो आर्क तो डायमीटर ऑफ द मून हो गया और रेडियस कितना है, लूनार रेडियस आपको दे दिया गया है, तो यहाँ से आपको थीटा मिल गया। इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब जो है जो इमेज फॉर्म होगा, है ना, किसके द्वारा, लेंस के द्वारा, ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा, वो जो है वो कहाँ पे इमेज फॉर्म करेगा। सबसे पहले तो इन्फिनिटी से आ रहा है तो फोकस पे इमेज फॉर्म करेगा। एक चीज जो है वो कॉमन ये होगा कि जो एंगल सबटेंड होगा, है ना, ऑब्जेक्टिव पे किसके द्वारा, मून के द्वारा, और जो इमेज फॉर्म करेगा दोनों जो है वह सेम एंगल सबटेंड करेगा, मतलब थीटा सेम होगा। तो फिर से अगर हम इमेज के लिए थीटा देखें, है ना, थीटा आई मान लें, तो वो कितना
कितना हो जाएगा, तो डायमीटर ऑफ इमेज जो कि निकालना है, और अपॉन जो रेडियस होगा वो किसके इक्वल होगा, तो कहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है, फोकस पे। क्यों फोकस पे फॉर्म होगा, क्योंकि मून जो है इनफाइनाइट डिस्टेंस अवे फ्रॉम द लेंस है, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, फोकस पे, इसलिए हम इसका रेडियस क्या मान लेंगे, FO। तो अब यहाँ थीटा आई आपको क्या मिल गया, डी जो आपको इमेज का डायमीटर निकालना है, और ये जो है FO हो गया। अब थीटा आई और जो पहला थीटा है इक्वेशन 1 और 2 को हम एक दूसरे से इक्वल कर देंगे, है ना, चूंकि दोनों एंगल इक्वल सब्सटेंड करेगा, चाहे वो मून हो या फिर मून का जो इमेज हो। तो यहाँ से हमें डायमीटर ऑफ इमेज मिल। क्वेश्चन नंबर 15 एनसीईआरटी का जो ये देख रहा है वो कंप्लीटली थियोरेटिकल है, और रे डायग्राम से हम ये सारी चीज़ें आपको प्रूव करके बता चुके हैं, लेकिन यहाँ कहा गया कि आप मिरर फॉर्मूला का यूज़ करके आपको ये प्रूव करना है। जैसे कि पहला जो सवाल है उसमें कहा गया कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो इमेज का नेचर जो है वो क्या होगा, रियल होगा। तो मान लेते हैं कि एफ का एक वैल्यू सपोज 10 सेंटीमीटर है, तो हम एक वैल्यू लेते हैं ऑब्जेक्ट का जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हो। तो कोई भी वैल्यूज रख के आप देखेंगे तो आपको साइन जो है वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो निगेटिव का मतलब क्या हुआ, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब है कि बाय नेचर ये जो होगा रियल होगा। तो इस तरह से बिना रे डायग्राम ड्रॉ किए हुए केवल अल्जेब्रिकली यानी कि मिरर फॉर्मूले की मदद से हम इस चीज को प्रूव कर सकते हैं। वैसे ही दूसरा सवाल जो पूछा गया कि कन्वेक्स मिरर जो है वो हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा, तो फिर से वही हम हिट एंड ट्रायल मेथड करेंगे। एक फोकल लेंथ है सपोज 10 या 20 सेंटीमीटर ले लेंगे और ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखें, हमें पता है कि हमेशा जो है उसका जो पोजीशन होता है इमेज का वो क्या होता है, दूसरी ओर होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है। तो अगर मान लो कोई भी u की वैल्यू के लिए अगर v पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि मिरर के दूसरी ओर फॉर्म हो रहा है। और हमें पता है कि जब भी इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों अगर एक दूसरे के यानी कि एक लेंस के मिरर के एक साइड हो, दूसरा मिरर के दूसरी ओर हो, यानी v पॉजिटिव हो, तो ये क्या होगा, वर्चुअल होगा। तो ये प्रूफ हो जाता है। तीसरी चीज कहा गया डिमिनिश्ड होना चाहिए। तो यहाँ भी हमें पता है कि कॉन्वेक्स मिरर का जो इमेज होता है वो हमेशा इन बिटवीन फोकस और पोल के बीच में होता है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर हम रखें तो इमेज डिस्टेंस जो होगा उससे कम होगा, यानी कि जो मैग्निफिकेशन होगा m वो क्या होगा, लेस देन होगा। मतलब जो है v ज़्यादा होगा, u कम होगा, तो मैग्निफिकेशन कम होने का मतलब ये हुआ कि वो डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म होगा। इसी तरह से पूछा गया कि लास्ट क्वेश्चंस में कि कनकेव मिरर के आगे अगर फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रख दें तो हमें तो पता है कि इमेज जो है दूसरी ओर फॉर्म होता है और वो मैग्नीफाइड होता है ना। तो यहाँ भी कुछ नहीं करना है, एक हिट एंड ट्रायल मेथड से एक कुछ वैल्यूज मान लेना है। फोकल लेंथ मान लो 10 या 20 सेंटीमीटर, मान ले कि 10 सेंटीमीटर माने हैं तो ऑब्जेक्ट को हम 10 से कम यानी 5 या 4 रख के एक वैल्यूज हम कैलकुलेट करेंगे। तो आप देखेंगे कि जो v आ रहा है वो दूसरी ओर आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव आ रहा है। ये तो प्रूफ हो गया कि वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा। और दूसरा जो है क्या होगा कि मैग्नीफाइड होगा, m = v/u से। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बाकी आप इसको खुद ट्राई करके देखिए, बहुत मजा आएगा। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन नंबर 16 है और आपको याद होगा एक शिफ्टनेस के लिए, है ना, जब भी हम एक स्लैब रेक्टेंगुलर स्लैब को प्लेस करते हैं तो जो पॉइंट है वो अपरेंट शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पिन जो आपने रखा है वो क्वेश्चन पूछा गया कितना शिफ्ट होगा, तो फॉर्मूला तो हमें याद ही है। क्या फॉर्मूला है शिफ्टनेस का, तो टी जो थिकनेस होगा टी इंटू 1 माइनस ब्रैकेट कर देंगे 1 माइनस 1/μ, जैसे कि आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा। तो यहाँ थिकनेस जो है इस क्वेश्चन में आपको कितना दे देगा 15 सेंटीमीटर और म्यू 1.5। अब वैल्यूज रख दें, आपको थिकनेस कितना आ रहा है, सॉरी शिफ्टनेस कितना आ रहा है 5 सेंटीमीटर, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसमें एक और चीज पूछा गया है कि अगर हम लोकेशन चेंज कर दें स्लैब का तो क्या जो शिफ्टनेस है उस पर कोई फर्क पड़ेगा, तो इसका आंसर होगा नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां आप फॉर्मूले में भी देख रहे होंगे कि यहां जो शिफ्टनेस है वो दो ही चीज पे डिपेंड कर रहा है, थिकनेस पे और किस पे, म्यू यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, है ना, लोकेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये था इस सवाल का जवाब। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन नंबर 17 है और TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है, जैसा कि आपको यहाँ फिगर में दिख रहा होगा। तो यहाँ पे TIR के लिए हम क्या करते हैं, I डैश पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पता है साइन C = क्या होता है 1/μ। तो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं, जो डेंसर मीडियम है उसका μ1 है और रेयर मीडियम का μ2। तो साइन C और यहाँ C क्या है, I डैश चूंकि दिया हुआ है फिगर में, तो I डैश साइन I डैश = क्या हो जाएगा 1/μ1/μ2। तो यहाँ से आपको I डैश मिल जाएगा, है ना। चूंकि क्वेश्चंस में I निकालना है तो हम
क्या करेंगे, सबसे पहले आर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल नजर आ रहा होगा और हमें पता है कि सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे आई डैश प्लस आर प्लस 90, चूंकि एक एंगल 90 डिग्री है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम चूंकि आई चाहते हैं तो आई और आर में देखिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। मुझे तो आई निकालना है तो स्नेल्स लॉ लगा दीजिए। तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जिधर का एंगल है उधर का म्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो म्यू इंटू साइन आई कांस्टेंट होता है, तो म्यू 1 साइन आई 1 इक्वल टू म्यू 2 साइन आई 2। ऐसे करके आप क्या निकाल लेंगे, आई निकाल लेंगे। तो यहाँ आप जब सॉल्व करेंगे तो आई की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगा। तो चूंकि रेंज पूछा गया तो रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा टी आई आर के लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, तो 0 से लेके 60 डिग्री तक होगा। तो यही था इस सवाल का जवाब। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 18 है और कुल मिला के 5 सवाल यहाँ पूछा गया है। पहला तो ये पूछा गया क्या प्लेन मिरर कभी रियल इमेज फॉर्म कर सकता है, तो इसका जवाब होगा बिल्कुल कर सकता है ना। वैसे तो वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, लेकिन रे ऑफ लाइट को अगर हम कन्वर्जिंग वे में भेजें, है ना, कुछ इस तरह से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहीं ना कहीं रियल मीट करेगा और रियल इमेज फॉर्म हो जाएगा। दूसरा जो सवाल पूछा गया है कि वर्चुअल इमेज जो है वो तो रेटिना पे फॉर्म ही नहीं होता, तो वर्चुअल इमेज को हम कैसे देख पाते हैं, क्योंकि हम तभी देख पाएंगे जब रेटिना पे इमेज फॉर्म हो। तो इसका जवाब होगा, जैसे मान लीजिए प्लेन मिरर के आगे तो आपको वर्चुअल प्लेन मिरर की वजह से तो वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है, लेकिन जो रे ऑफ लाइट है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो आंखों में तो रियल एंटर करती है, मतलब जो रेटिना पे इमेज फॉर्म होता है वो रियल इमेज फॉर्म होता है, और यही कारण है कि हम वर्चुअल इमेज देख पाते हैं। तीसरा जो सवाल पूछा गया कि अगर आप पानी के अंदर से अगर आप देखते हैं अपने फ्रेंड को तो वो क्या दिखाई देगा, तो लाइट तभी हम देख पाते हैं जब वहां से चल के हमारी आंखों तक लाइट पहुंचती है। तो जैसे ही रेयरर से डेंसर, चूंकि वाटर डेंसर है, तो वो क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या होगा, शिफ्ट होगा, है ना। तो उसको एपरेंटली अगर हम पीछे की ओर ले जाएं तो वो कहीं ना कहीं और ऊपर, यानी कि एपरेंटली जो है थोड़ा ऊपर दिखाई देगा। मतलब यहाँ पे आंसर ये होगा कि जो ओरिजिनल साइज है उससे थोड़ा बड़ा, यानी कि टॉलर दिखाई देगा। तो ये था जवाब। तीसरा है कि अगर मान लीजिए जब आप ठीक नॉर्मली नीचे देखते हैं तो एपरेंट शिफ्ट होता है, लेकिन ऑप्टिकली मतलब कुछ एंगल बना के देखेंगे, है ना, तो आपका क्या आंसर चेंज होगा, तो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपको याद होगा डेरिवेशंस में हम जो है एपरेंट जो थीटा था वो बहुत स्मॉल लिए थे, इसलिए साइन थीटा अप्रॉक्स किसके इक्वल हो गया था, टेन थीटा का, है ना। तो यहाँ तो चूंकि ऑब्लिकली आप देख रहे हैं तो ऑब्वियस है कि एपरेंट शिफ्ट जो होगा वो चेंज हो जाएगा। और अंतिम सवाल पूछा गया कि डायमंड का इस्तेमाल हम कटर के रूप में करते हैं, क्यों, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। क्या ये बात सही है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा है इसका मतलब है कि वो उतना ही जो है ऑप्टिकली जो है वो डेंस है, और जब डेंस होगा यानी कि जितना ज़्यादा वो सॉलिड होगा, हार्ड होगा, वो तब उतना ही सॉलिड कटर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यही कारण है कि डायमंड चूंकि काफ़ी सॉलिड है ना, चूंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम उसका एज ए कटर इस्तेमाल करते हैं। तो यही था इस सवाल का जवाब। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 19 है और यहाँ जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा एक बल्ब है एक साइड और दूसरे वॉल पे जो है जिसका डिस्टेंस दिया है 3 मीटर और बीच में एक कॉन्वेक्स लेंस रख दिया गया और कहा गया है कि फोकस हो, मतलब इमेज फॉर्म हो। तो एक तरह से मान लो कि लेंस से जो बल्ब तक का डिस्टेंस है वो u है ना। तो जो लेंस से लेके जो स्क्रीन है, यानी कि स्क्रीन मतलब जहाँ इमेज फॉर्म होगा वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 3 - u, है ना, क्योंकि दोनों वॉल के बीच का सेपरेशन 3 दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, लेंस फॉर्मूला लगा लेंगे 1/v - 1/u = 1/f। तो u की जगह तो u रख देंगे और v की जगह क्या हो जाएगा, क्योंकि स्क्रीन पे इमेज फॉर्म होना है तो इमेज डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, तो 3 - u। तो यहाँ इसको आप सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आएगा, तो आप जैसे ही सॉल्व करेंगे आपको फोकल लेंथ मिल जाएगा। तो यही था इस सवाल का जवाब। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन नंबर 20 है और आपको याद होगा डिस्प्लेसमेंट मेथड, जिसकी हेल्प से हम कन्वेक्स लेंस का क्या निकालते थे, फोकल लेंथ। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस जो है हम क्या मान लेंगे, कैपिटल D, जो कि दिया गया है 90 सेंटीमीटर, और दो डिफरेंट पोजीशन जिस पे आप रियल इमेज फॉर्म होता है कहाँ पे, स्क्रीन पे, तो वो जो पोजीशन है, वो जो सेपरेशन होगा, गैप होगा, वो क्या होगा, x होगा। तो फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, F = क्या था, कैपिटल D² - x² / 4D। तो यहाँ D जो है डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन टू ऑब्जेक्ट आपको दे दिया गया है 90 सेंटीमीटर और x भी दे दिया गया है। x का मतलब क्या है, जो दो पोजीशंस हैं लेंस के जिसकी हेल्प से हम रियल इमेज फॉर्म करेंगे, तो उन दोनों के बीच जो गैप होगा, यानी कि दो डिफरेंट पोजीशंस के बीच जो गैप होगा वही x है। तो यहाँ x भी दे दिया गया है, d भी दे दिया गया है, वैल्यू रखेंगे और आपको इस सवाल का आंसर मिल जाएगा। तो यही था इस सवाल।
क्वेश्चन नंबर 21 है ये, और काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चन यहाँ आपको दिख रहा होगा, 2 पार्ट है। सबसे पहले ये क्वेश्चन जो है 10 से लिया गया है, और 10 अगर आप देखें तो वहाँ पे आपको एक कन्वेक्स लेंस है और एक कनकेव लेंस दिया गया है, और दोनों के बीच का डी सेपरेशन है। तो एक तो है कि कंबाइंड फोकल लेंथ निकालना है, तो वो तो सिंपल सा फॉर्मूला है 1/f1 + 1/f2 - df1 × f2 करके आप कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरा जो सवाल है कि अगर एक बार हम कन्वेक्स साइड से लाइट को इंसिडेंट करवाएं पहले और एक बार कनकेव साइड से, तो क्या आंसर सेम रहेगा या डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि 2 पार्ट में कर देते हैं। सबसे पहले हम कन्वेक्स के लिए काम करेंगे, लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, इमेज का जो डिस्टेंस निकलेगा वह दूसरे लेंस के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट की तरह, और फर्दर जो है उसका हम क्या करेंगे, हाँ लेंस फॉर्मूला लगा के हम फाइनल इमेज कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम दोनों साइड से देखें तो आप इसको सॉल्व करके देखिएगा तो आपको डिफरेंट आंसर आ रहा है। इसका मतलब है कि हाँ भाई अगर हम पैरेलल ले जाते हैं रे ऑफ लाइट को कन्वेक्स साइड और कनकेव साइड से, तो हमारा आंसर डिफरेंट होगा। तो यह तो हो गया पार्ट ए का आंसर। दूसरे पार्ट में सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया है, केवल क्या किया गया, एच हाइट का एक ऑब्जेक्ट रखा गया। तो फिर से वैसे ही एक बार कन्वेक्स लेंस के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, केवल करना क्या है कि मैग्निफिकेशंस निकाल लीजिएगा। m = क्या हो जाएगा, v/u, v चूंकि आपको मिल जाएगा तो आपको मैग्निफिकेशन भी मिल जाएगा, और सेम प्रोसेस जो है, जो इमेज डिस्टेंस होगा वो दूसरे यानी कि कनकेव लेंस के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और फिर से एक बार आप जो है फाइनल इमेज की पोजीशन निकालेंगे और उसका मैग्निफिकेशंस भी निकाल लें, है ना। तो m1 एक का मैग्निफिकेशन निकला और कनकेव का मान लेते हैं m2, तो जो टोटल मैग्निफिकेशन होगा वो क्या हो जाएगा, m1 × m2। तो इस तरह से आप जो है फाइनल इमेज की हाइट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला होगा, तो टोटल फाइनल मैग्निफिकेशन = ऑब्जेक्ट की इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट। तो ऑब्जेक्ट की हाइट तो हमें दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर था, तो कैलकुलेट कर लेंगे, फाइनली आंसर आ जाएगा। थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन है, बाकी क्वेश्चंस बहुत सिंपल है। थैंक यू सो मच। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 22 है ये, और आप यहाँ देख रहे होंगे फिगर में एक प्रिज्म दिया गया है और पूछा गया है कि किस एंगल से लाइट को इंसिडेंट करवाए जिससे कि दूसरे सरफेस पे TIR हो। TIR का मतलब क्या हुआ, लाइट जो है सेम मीडियम के प्रिज्म के अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे ऑब्वियस है कि क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट है, तो हम निकाल लेते हैं क्रिटिकल एंगल सबसे पहले। तो sin c = क्या हो जाएगा, 1/μ, म्यू प्रिज्म का दिया गया है। यहाँ से क्रिटिकल एंगल कितना आ जा रहा है, 41 डिग्री। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल हमारे को कितना आ गया, 41 डिग्री आ गया। अब क्या करना है कि प्रिज्म, आपको याद होगा फॉर्मूला जब डिराइव किए थे तो ये वाला इक्वेशन हमें मिला था। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज रख दें किसका, C की जगह, तो हमें R मिल जाएगा। R कितना आ रहा है, तो यहाँ से R आ रहा है 19 डिग्री। अब काम ऑलमोस्ट हो चुका है, अब हमें I चाहिए, तो स्नेल्स लॉ लगा देंगे, है ना। तो बाहर एयर का मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, तो μ1 × sin I = μ2 × sin R। तो R हमें मिल चुका है 19 डिग्री और μ2 दिया हुआ है, μ1 1 है। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो अप्रॉक्स जो है I की वैल्यू कितना आ रहा है, 30 डिग्री। तो यही था इस सवाल का जवाब। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 23 है ये, और यहाँ कहानी ये है कि आपको एक कन्वेक्स लेंस दिया गया है, उसका फोकल लेंथ दे दिया गया है कि 10 सेंटीमीटर है, और 9 सेंटीमीटर दूर से हमने एक जो है स्क्वायर प्लेट दिया गया है 1 mm स्क्वायर का, है ना। और उसको पूछा गया है कि जब हम देखेंगे तो वो कितना, 3 सवाल है एक्चुअल में। तो पहला सवाल है कि जो है उसका साइज क्या दिखेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं ना, 1/v - 1/u = 1/f। यहाँ चूँकि फोकल लेंथ आपको दिया गया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया है ना। साइन कन्वेंशन में पता है, कन्वेक्स का पॉजिटिव लेंगे और u यहाँ नेगेटिव लेंगे, तो v यहाँ आपको आ जा रहा है, कितना आ रहा है, v -90 सेंटीमीटर। अच्छा, माइनस का मतलब हुआ कि यहाँ पे रियल इमेज फॉर्म कर रहा है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा दीजिए। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, m = लेंस के लिए v/u। तो v आ गया हमारा -90 और u जो है कितना दिया हुआ था, -9। तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, 10। यानी कि मैग्निफिकेशन जो है वो कितना आ गया, 10 या 10x आप बोल सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जो एरिया जो होगा, तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m² × ऑब्जेक्ट का एरिया, है ना। इमेज का एरिया अगर हमें निकालना है चूंकि क्वेश्चंस में, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100, है ना, × 1 mm², यानी कि 100 mm² जो है इमेज का जो साइज होगा, यानी कि जो एरिया होगा स्क्वायर प्लेट का, उसका साइज होगा। तो ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। दूसरा पार्ट है कि एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालना है। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन डिवाइडेड बाय u, यानी कि 25 हो गया लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और u है 9, तो 25/9 कितना हो जाएगा, 2.8।
है ना। तो ये हो गया एंगुलर मैग्नीफिकेशन। तीसरा जो सवाल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या यहाँ पे लीनियर मैग्नीफिकेशन एंगुलर मैग्नीफिकेशन इक्वल होगा। तो यहाँ क्लियरली देख रहे हैं कि ये इक्वल नहीं है। और ये इक्वल कब होता है, लीनियर मैग्नीफिकेशन एंगुलर मैग्नीफिकेशन के इक्वल कब होता है, तो हमने आपको लेक्चर्स में बताया था कि ये तभी पॉसिबल है जब इमेज की पोजिशन जो है, इमेज जो है कहाँ पे फॉर्म हो, लेस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन यानी कि 25 सेंटीमीटर पे, जबकि यहाँ ऐसा हो नहीं रहा है ना, 90 सेंटीमीटर पे इमेज फॉर्म हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे लीनियर मैग्नीफिकेशन जो होगा एंगुलर मैग्नीफिकेशन के इक्वल नहीं होगा। तो यही था इस सवाल का जवाब। क्वेश्चन नंबर 24 है ये, और कहानी है कि यहाँ पे आपको मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नीफाइंग पावर अगर चाहिए तो ऑब्जेक्ट को किस पोजीशन पे रखें, है ना। एक कन्वेक्स लेंस दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 से आपको यहाँ पे कहा गया है लेने के लिए डेटा। तो फोकल लेंथ हमें पता है कि वहाँ पे कन्वेक्स लेंस पे कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर। और चूंकि हमें कहा जा रहा है मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नीफाइंग पावर, तो इमेज कहाँ पे बनना चाहिए, लेस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन यानी कि 25 सेंटीमीटर पे बनना चाहिए। और किस ओर बनना चाहिए, जिधर ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे v कितना आ गया, -25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ +10 होगा चूंकि कन्वेक्स लेंस है। तो यहाँ लेंस फॉर्मूले की मदद से हमें क्या मिल जाएगा, u ऑब्जेक्ट की पोजीशन। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन मिल गया। और दूसरा जो है यहाँ पे ये भी कहा गया है कि मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला लीनियर मैग्नीफिकेशन का क्या होता है, v/u। तो v भी हमारे पास है, u भी हमारे पास है। सॉल्व करेंगे हमें मैग्नीफाइंग पावर भी मिल जाएगा। तीसरा जो सवाल पूछा गया है कि क्या एंगुलर मैग्नीफिकेशन और ये जो लीनियर मैग्नीफिकेशन है दोनों इक्वल्स होगा। तो बिल्कुल इक्वल होगा, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि जब भी इमेज लेस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे फॉर्म हो तो एंगुलर मैग्नीफिकेशन जो होता है, सिंपल जो हम मैग्नीफिकेशन निकालते हैं v/u, उसके इक्वल होता है। तो यही था इस सवाल का जवाब। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 27 है ये, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप से सवाल ये पूछा गया है। तो हमें पता है कि यहाँ पे एक जो लेंस ऑब्जेक्ट के साइड है उसे हम ऑब्जेक्टिव कहेंगे, और दूसरी ओर जो है उसको हम आईपीस कहेंगे। और जो नेट टोटल मैग्नीफाइंग पावर होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, वो किसके इक्वल होगा, तो MO × ME। अब चूंकि इस क्वेश्चन में आपको टोटल मैग्नीफाइंग पावर दिया गया है और आपको फोकल लेंथ आईपीस का दे दिया गया है, और हमें ये भी पता है कि लिस्ट जो फाइनल इमेज फॉर्म होगा वो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन यानी कि v जो हो गया एक तरह से क्या हो गया, -25 सेंटीमीटर। तो आप सबसे पहले आईपीस से शुरुआत करें, है ना। तो आईपीस में चूंकि आपके पास FE है, VE भी पता है, तो इन दोनों की मदद से आपको क्या मिल जाएगा, UE। चूंकि जो आपको निकालना है, एडजस्टमेंट करना है, मतलब लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप निकालना है। तो L = क्या होता है, तो मॉड ऑफ UE प्लस क्या होगा फॉर्मूला, यानी कि कितना इधर बना है, यानी कि VO, UE प्लस क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ VO। तो VO हमारे पास नहीं है, तो यहाँ थोड़ा काम करना होगा। नेट मैग्नीफाइंग पावर चूंकि हमारे पास है, और मैग्नीफाइंग पावर आईपीस का हम निकाल सकते हैं कैसे, तो ME = आपको याद होगा फॉर्मूला क्या होता है, 1 + D/FE। चूंकि FE दिया हुआ है, D भी हमारे पास है, तो हमें क्या मिल जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस। और नेट मैग्नीफाइंग पावर चूंकि क्वेश्चन में दिया गया है M, तो M की वैल्यू रख देंगे, M = क्या हो जाएगा, MO × ME। तो यहाँ से MO यानी कि मैग्नीफाइंग पावर ऑब्जेक्टिव का मिल जाएगा आपको। अच्छा, MO = क्या होगा, तो VO/UO। तो यहाँ से VO और UO में एक रिलेशन मिल जाएगा, है ना। तो अब क्या करना है, फाइनली अब कुछ नहीं करना है, लेंस फॉर्मूला आप लगा दीजिए, किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, है ना। 1/VO इज -1/UO = 1/FO। चूंकि यहाँ पे फोकल लेंथ दिया गया है, VO UO में रिलेशंस आपको पता है, तो वैल्यूज रखेंगे, आपको VO और UO दोनों मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें फिलहाल क्या चाहिए, VO। तो मैग्नीट्यूड ऑफ VO मिल गया, UE हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, तो दोनों को हम प्लस कर देंगे, दोनों के मॉड को हम प्लस कर देंगे, और हमें इस तरह से लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप मिल जाएगा। तो यही था इस सवाल का जवाब। का क्वेश्चन नंबर 28 है ये, और ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप से यहाँ सवाल पूछा गया है। और दो सवाल है, एक तो है कि नॉर्मल एडजस्टमेंट यानी कि जब इमेज फॉर्म हो कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, तो आपको मैग्नीफाइंग पावर निकालना, और दूसरा जब इमेज फॉर्म हो लेस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के। तो आपको याद होगा जब हम लोग टेलीस्कोप पढ़ रहे थे तो हमने ये दोनों फॉर्मूले डिराइव किया था। सबसे पहले बात करें मैग्नीफाइंग पावर कहाँ पे, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, तो उसका क्या फॉर्मूला था, FO/FE, जहाँ FO फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का हो गया, FE फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, और ये दोनों दिया गया है, वैल्यूज रखेंगे, आपको आंसर आ जाएगा। और दूसरा जो है नॉर्मल एडजस्टमेंट के बाद दूसरा तक क्या था, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि 25 सेंटीमीटर पे फाइनल इमेज फॉर्म हो तो क्या होगा, क्या मैग्नीफाइंग पावर। तो उसका क्या फॉर्मूला था, तो M = FO/FE इन ब्रैकेट 1 प्लस क्या होगा, FE/D, है ना। तो यहाँ पे सारे वैल्यूज आप रखेंगे और आपको फाइनली आंसर मिल जाए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन में 29 है, और यहाँ 28A का हेल्प लेने के लिए कहा गया है। मतलब एक तरह से टेलीस्कोप है आपके पास, और नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब इन्फिनिटी पे फाइनल इमेज फॉर्म हो रहा है,
तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या होगा, तो ये तो फॉर्मूला हमें पता है, L = क्या होता है FO + FE, चूंकि फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव आईपीस का दिया हुआ है तो हमें लेंथ ऑफ टेलीस्कोप मिल जाएगा। दूसरा कहा गया है कि अगर मान लीजिए एक टावर है, कुछ हाइट दिया गया है आपको, तो और उसका डिस्टेंस भी दे दिया गया है कि कितनी दूर रखा गया है, तो उसका इमेज जो है ऑब्जेक्टिव कितना बनाएगा। तो ऑब्जेक्टिव एक तरह का कॉन्वेक्स लेंस है ना, तो हमारे पास U है ना, फोकल लेंथ है यानी कि FO है, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, VO निकाल लेंगे। और जब VO मिल जाएगा तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो मैग्नीफाइंग पावर एक तो हो गया इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट = इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस VO U हमारे पास है ना, ऑब्जेक्ट हाइट दिया ही गया है, तो इमेज हाइट यहाँ हम कैलकुलेट कर लेंगे। और एक और सवाल पूछा गया है कि फाइनल इमेज क्या फॉर्म होगा, तो फाइनल इमेज जो फॉर्म होगा हमारे पास, चूंकि इमेज फॉर्म हो रहा है कहाँ पे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो उसके लिए हमारे को मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला है ना, FO/FE (1 + क्या था FE/D। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, नेट मैग्नीफाइंग पावर मिल जाएगा, और मैग्नीफाइंग पावर = क्या होता है, तो HI/HO इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। ऑब्जेक्ट हाइट आपको दिया ही गया है ना, जो टावर का हाइट है, तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें जो है इमेज का हाइट फाइनल जो है वो भी मिल जाएगा। तो यही था इस सवाल का। NCERT का क्वेश्चन नंबर 30 है, और ये कैसेग्रीन टेलीस्कोप से ये सवाल पूछा गया। और आपको याद होगा कि ऐसे टेलीस्कोप में 2 मिरर लेते हैं, और एक कनकेव लेते हैं और एक कन्वेक्स लेते हैं। कनकेव जो बड़ा वाला मिरर है उसको हम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कहते हैं, और जो छोटा वाला कन्वेक्स मिरर है उसको हम सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव कहते हैं। तो रे ऑफ लाइट एक तरह से इन्फिनाइट जा रही है ना, तो इन्फिनाइट जाएगी तो वो कन्वर्ज होगा किसके द्वारा, कनकेव मिरर के द्वारा, तो वो फोकस पे मीट होगा, है ना। हमें पता है कि इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट जाएगा तो कन्वेक्स जो कनकेव मिरर है उसके फोकस पे इमेज फॉर्म होगा। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है, कितना दिया गया है, तो 220 mm, तो उसका हाफ कर देंगे तो 110 आ गया। तो एक तरह से 110 पे इमेज फॉर्म होगा किसके द्वारा, यानी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के लिए। अब जो है ये जो इमेज होगा वो कन्वेक्स के लिए क्या हो जाएगा, वो एक तरह से ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, है ना। तो कितना होगा, चूंकि दोनों मिरर के बीच में गैप 20 mm का दिया गया है, और इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रहा है 110, तो 110 में 20 माइनस कर देंगे 90, यानी कि 90 mm जो हो गया वो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव के लिए एक तरह से क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। अच्छा, फोकल लेंथ भी हम निकाल लेंगे, चूंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको 140 mm दिया है तो उसका हाफ कर लीजिए, तो फोकल लेंथ 70 आ गया। अब जो है, अब मिरर फॉर्मूला हम लगा लेंगे किसके लिए, कन्वेक्स मिरर के लिए, है ना। तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/f = 1/v + 1/u, और चूंकि फोकल लेंथ हमारे पास 70 mm है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 90 आ रहा है, लेकिन ध्यान रखना है कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शंस में चूंकि आप चल रहे हैं तो u क्या होगा, निगेटिव नहीं होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो u पॉजिटिव का, ये इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पे वैल्यूज आप रख दीजिए, u का, f का, आपको v यानी फाइनल इमेज मिल जाएगा। और यही था इस सवाल का जवाब। NCERT का क्वेश्चन नंबर 31 है ये, और एक गैल्वेनोमीटर से एक प्लेन मिरर अटैच कर दिया गया, और जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपको पूछा गया कि अगर प्लेन मिरर थीटा 3.5 डिग्री अगर टिल्ट हो तो जो स्पॉट होगा यानी कि जो डिस्टेंस d होगा वो क्या होगा। तो यहाँ तो बहुत ही ये सिंपल है, क्योंकि आपको पता होगा कि प्लेन मिरर अगर थीटा से टिल्ट होता है तो उसका जो इमेज होता है वो कितना होता है, 2 थीटा से टिल्ट होता है। तो 2 थीटा मतलब थीटा 3.5 है, तो 2 थीटा क्या हो गया, 7 डिग्री। तो एक तरह से यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है जिसमें आपको d निकालना है, और डिस्टेंस 1.5 दिया गया है। तो 10 7 डिग्री = क्या हो जाएगा, d अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया 1.5। तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो d = और 10 7 डिग्री की वैल्यू आप निकाल लेंगे, है ना। आपके पास कैलकुलेटर यूज़ करना होगा। वैसे इस तरह के सवाल होते नहीं हैं, क्योंकि अब जो है आपको एक परफेक्ट वैल्यूज़ दिया जाएगा, लेकिन चलो कोई नहीं, है ना। 10 7 डिग्री की वैल्यू आप पुट कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.7 से, तो आपको फाइनली जो है इस सवाल का आंसर मिल जाएगा। तो ये था NCERT का सारा सॉल्यूशन हो गया है। ये जो टॉपिक है जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स, है ना, एक्सरसाइज नंबर 9। और अगली वीडियो में हम लेके आएंगे आपके सामने नई सीरीज, यानी कि एक्सरसाइज 10, जो कि है वेव ऑप्टिक्स। थैंक यू सो मच। तो हम लोग करने जा रहे हैं वेव ऑप्टिक्स का पहला सवाल। ये क्वेश्चंस है NCERT से, एक्सरसाइज 10.1। तो क्वेश्चन में आप यहाँ दिख रहा होगा कि आपको लाइट का वेवलेंथ, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट दिया गया है, वेवलेंथ दे दिया गया है, और लाइट को जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करते हैं तो क्या होता है, कुछ पार्सली रिफ्लेक्ट होता है, पार्सली रिफ्रैक्ट होता है। तो पूछा गया है कि जब रिफ्रैक्ट होगा वाटर के अंदर
तो स्पीड क्या होगी, उसका वेवलेंथ क्या होगा और जो है फ्रीक्वेंसी क्या होगी किसका, लाइट का। तो दो सवाल है। पहला हम रिफ्लेक्शन के लिए देखें तो जब रिफ्लेक्टेड का मतलब हुआ कि सेम मीडियम में लाइट जो है कम बैक हो गया, तो ऐसे कंडीशन में ना वेवलेंथ चेंज होगा, ना फ्रीक्वेंसी चेंज होगा और ना ही लाइट की स्पीड यानी कि जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड वही रहेगी। तो पहले सवाल का जवाब तो मिल गया। दूसरा जो है रिफ्रैक्टेड जब लाइट जो है दूसरे मीडियम में वाटर में आएगा तो क्या होगा। तो फ्रीक्वेंसी हमें पता है कि मीडियम चेंज होने से फ्रीक्वेंसी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब फ्रीक्वेंसी वही का वही रहेगा, लेकिन चेंज क्या होगा, वेवलेंथ और स्पीड, है ना। हम लोग लेक्चर में इसको प्रूव कर चुके हैं कि जो न्यू वेवलेंथ होगा यानी कि इनसाइड द वाटर वो किसके इक्वल होगा, तो लैम्डा अपॉन म्यू, जहां लैम्डा क्या हो गया, वेवलेंथ इन एयर और म्यू क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन में 1.33 दिया गया है, तो लैम्डा बाई म्यू कर देंगे, आपको न्यू वेवलेंथ यानी कि वाटर के इनसाइड का वेवलेंथ मिल जाएगा। वैसे ही जो स्पीड है ना, चूंकि हमें पता है कि स्पीड जो है डेंसर मीडियम में कम होती है, तो कितना कम होगा, तो म्यू टाइम्स कम होगा। तो जो न्यू वेलोसिटी होगी इनसाइड द वाटर वो कितना हो जाएगा, तो ओरिजिनल स्पीड जो है हमें पता है एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है और उसको म्यू यानी 1.33 से डिवाइड कर देंगे तो आपको वाटर के अंदर जो है आपको स्पीड मिल जाएगा। तो यही था इस सवाल का जवाब। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 है और यहाँ जो है सवाल आपको दिया गया है कि 3 केसेस दिए गए हैं अलग अलग और आपसे पूछा गया है कि वेव फ्रंट जो बनेगा लाइट का वो कैसा बनेगा। तो आपको याद होगा कि अगर एक पॉइंट सोर्स हो तो उसका वेव फ्रंट कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। तो पहले क्वेश्चन का तो जवाब मिल गया। दूसरा जो है अगर सोर्स जो है अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस अवे रखा हो तो लाइट जो है एक तरह से पैरेलल आएगी, तो जब लाइट पैरेलल आएगा तो उसका जो वेव फ्रंट बनेगा जैसे कि आपको फिगर में भी दिख रहा होगा वो कैसा है, प्लेन की तरह है, तो हम कहेंगे कि ये प्लेन वेव फ्रंट बनेगा, है ना। और तीसरा जो कंडीशन हमने बताया था आपको कि अगर एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट हो तो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बनता है। तो तीन तरह के वेव फ्रंट बने, है ना। पॉइंट सोर्स हो तो स्फेरिकल वेव फ्रंट और अगर इनफाइनाइट से रे ऑफ लाइट आ रही है ना, तो उसको जो प्लेन वेव जो वेव फ्रंट बनेगा वो क्या करेंगे, प्लेन वेव फ्रंट। और तीसरा जो है एक्सटेंडेड, तो यहाँ जो तीसरा जो है वो कहा गया पॉइंट सोर्स इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो ये तो फिर से वही हो गया कि इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो पैरेलल लाइट आएगी और एक तरह से प्लेन वेव फ्रंट हमें मिलेगा। तो यही था इस सवाल। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन नंबर 3 है वेव ऑप्टिक्स का और यहाँ सवाल ये पूछा गया है कि जब हम लाइट को ग्लास के थ्रू पास करवाएंगे तो लाइट की स्पीड क्या होगी। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया क्योंकि हमें पता है जो फॉर्मूला होगा V = C/μ, यहाँ म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दिया है 1.5, सॉल्व कर लेंगे आंसर हमें मिल जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये तो था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट पूछा गया कि अगर हम लाइट को देखें तो उसके तो अलग अलग कंपोनेंट हैं, ये तो कलर्स में डिवाइड हो जाएगा, है ना। व्योर हमने पढ़ रखा है। तो ये सवाल पूछा गया कि इनके जो कलर्स हैं क्या ये स्पीड से, इनका जो स्पीड होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ कलर होगा या अकॉर्डिंग टू कलर इनकी स्पीड जो है डिफरेंट होगी। तो यहाँ इसका जवाब ये होगा कि इनका स्पीड जो है वो वेरी करेगा, चेंज करेगा अकॉर्डिंग टू इनके कलर के अकॉर्डिंग। अब सवाल ये है कि किनकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी या किसकी स्पीड सबसे कम होगी। तो हमें पता है कि जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा, है ना, क्योंकि वेवलेंथ जो होता है उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, मतलब म्यू जितना ज्यादा होगा वेवलेंथ उसका, वेवलेंथ तो फिक्स है तो आप ऐसे कह लो कि वेवलेंथ जिसका ज्यादा होगा उसका म्यू कम होगा। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है, रेड का, तो म्यू उसका कम होगा। और जिसका म्यू कम होगा, क्योंकि म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट होता है, तो हम कहेंगे कि जिसका म्यू कम होगा उसका स्पीड वहां ज्यादा होगा, तो रेड का स्पीड ज्यादा होगा। अगर हम वायलेट को एक बार देखें तो वायलेट का जो है वेवलेंथ सबसे कम होता है, तो वेवलेंथ अगर कम है तो म्यू सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि लैम्डा जो है म्यू का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, तो म्यू जो है सबसे ज्यादा किसका हो गया, वायलेट का। तो यहां फिर से अगर हम स्पीड की बात करें तो चूंकि म्यू का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ लाइट, तो हम कह सकते हैं कि वायलेट की जो स्पीड है वो कम होगी किसके कंपेयर में, तो रेड के कंपेयर में। तो यही था इस सवाल का जवाब। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 है और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से आया है। जनरली देखें तो वेव ऑप्टिक्स का मतलब एक जो है इंटरफेरेंस और इंटरफेरेंस का मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, लेकिन और भी है फिनोमेना लाइक डिफ्रैक्शन, फ्लोरेशन, वहां से भी सवाल आते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे आपको याद होगा कि हम लोग पाथ डिफरेंस कैलकुलेट किए थे, है ना। वो क्या फॉर्मूला था, d sin थीटा, और d sin थीटा चूंकि यहाँ पे ब्राइट यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ रहा है तो n लैम्डा होगा। तो यहाँ से
आपको साइन थीटा मिल रहा है एन लेमडा बाई स्मॉल डी, और फिगर में अगर हम देखें तो ये टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई बाई डी। तो एक तरह से वाई का हमें फॉर्मूला मिल जाएगा, है ना, इन दोनों को सॉल्व कर लें तो वाई इज इक्वल टू, चूंकि थीटा काफी स्मॉल है तो टेन थीटा अप्रॉक्स साइन थीटा की इक्वल ले लेंगे, तो यहां से आपको वाई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा एन लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। चूंकि वहां इस क्वेश्चन में वाई भी दिया हुआ है, स्मॉल डी यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्स भी दिया गया है, कैपिटल डी का मतलब वो डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन टू कोहेरेंट सोर्स, ये सारे इंफॉर्मेशन दे दी गई है। आपको निकालना क्या है तो वेवलेंथ, तो यहाँ सारे वैल्यूज आप पुट करेंगे और आपको वेवलेंथ मिल जाएगा। तो यही था इस सवाल का जवाब। क्वेश्चन नंबर 5 है और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर पाथ डिफरेंस लेमडा है तो इंटेंसिटी जो है लाइट की वो के यूनिट होता है। तो अगर हम पाथ डिफरेंस चेंज कर दें, मतलब लेमडा बाई 3 कर दें, तो जो न्यू इंटेंसिटी आएगा वो क्या आएगा। तो यहाँ एक तरह से फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस का आपको याद होगा एक रिलेशन हम लोगों ने डेवलप किया था। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे फेज डिफरेंस, तो क्या फॉर्मूला था 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फेज डिफरेंस, चूंकि पाथ डिफरेंस लेमडा दिया गया है तो लेमडा लेमडा कट जाएगा, फेज डिफरेंस हमें क्या मिल जाएगा 2 पाई। अच्छा, इंटेंसिटी जो रिजल्टेंट था उसका क्या फॉर्मूला था, तो I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 इंटू cos 5। तो यहाँ I1 मान लेते हैं जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है I0 है, तो I2 भी क्या हो जाएगा I0 हो जाएगा, और चूंकि यहाँ cos 5 की जगह क्या रख देंगे 2 पाई, और cos 2 पाई हमें पता है 1 होता है। तो यहाँ इसको सॉल्व कर लीजिए, रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी आ रही है 4I0। वैसे भी हमें पता था कि अगर फेज डिफरेंस 0 2 पाई यानी कि इवन मल्टीपल के टर्म्स में हो, सॉरी इंटीग्रल मल्टीपल के टर्म्स में पाथ डिफरेंस हो, इवन मल्टीपल के टर्म्स में पाई के टर्म्स में अगर फेज डिफरेंस हो तो वो कंस्ट्रक्टिव होता है और हमारे को इंटेंसिटी मैक्सिमम यानी 4I0 मिलती है। तो एक तरह से 4I0 किसके इक्वल हो गया के यूनिट यानी के बराबर हो गया। अब कहा गया कि पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 3 है, तो लेमडा बाई 3 अगर हम रख दे तो फेज डिफरेंस कितना मिल रहा है ना 2 पाई बाई 3 है, मतलब 120 डिग्री। अब 120 डिग्री अगर आप रखें तो इंटेंसिटी आपको जो I0 मिलेगा, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलेगा वो कितना आ रहा है I0। अच्छी बात है। तो अब I0 को ऐसे लिखे के अगर टर्म्स में लिखे तो क्या लिख सकते हैं k बाई 4, है ना, क्योंकि 4I0 के बराबर आया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो यहां से हम इंटेंसिटी का जो ये इंटेंसिटी आया न्यू इंटेंसिटी वो कितना आ गया I0 यानी कि k बाई 4। तो यही था इस सवाल का जवाब। क्वेश्चन नंबर 6 है और काफी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया है। दो वेवलेंथ आपको दिया गया है 650 नैनोमीटर और एक कितना दिया गया है 520 नैनोमीटर, और पूछा गया है एक्चुअली यहाँ दो सवाल है। पहला सवाल तो सिंपल है कि आपको थर्ड ब्राइट फ्रिंज निकालना है किसके लिए, तो 650 नैनोमीटर्स के लिए। तो ये तो बहुत सिंपल है, y इक्वल टू क्या फॉर्मूला था n लेमडा कैपिटल D बाई स्मॉल d। तो यहाँ कैपिटल D स्मॉल d सब कुछ दिया गया है, पुट कर देंगे हमारे को आंसर्स मिल जाएगा। दूसरा जो सवाल है वो काफी इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे ये दोनों वेवलेंथ जो हैं फर्स्ट लिस्ट आपको बताना, लिस्ट मतलब सबसे कम वो ब्राइट फ्रिंज जो कि एक दूसरे से कॉन्साइड करेंगे। अब क्यों कॉन्साइड करेंगे, तो एक का वेवलेंथ ज्यादा है और एक का वेवलेंथ कम है। तो हम मान लेते हैं जिसका वेवलेंथ ज्यादा है ना, उसका वो ऊपर निकल जाएगा और जिसका वेवलेंथ कम है वो नीचे रहेगा। यानी कि मान ले कि एक का n फ्रिंज जो है दूसरे का यानी कि जिसका वेवलेंथ कम होगा n-1 हम कह देते हैं, वो फ्रिंज एक दूसरे को क्या करेगा कॉन्साइड करेगा। तो मान लो एक का y1 है और दूसरे का y2 हम मान लेते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ओवरलैप करे, है ना, यानी कि एक दूसरे से कॉन्साइड करे। तो y1 इक्वल टू मान लेते हैं y2, तो y1 हमारा क्या हो जाएगा n, मान लो एक का वेवलेंथ लेमडा 1 है तो n लेमडा 1 है ना कैपिटल D बाई स्मॉल d हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा n-1 है ना, n-1 क्यों, तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा है ना, उसका मतलब एक तरह से वो एक कम ही फ्रिंज पे वो एक दूसरे को क्या कर देगा कॉन्साइड कर जाएगा। तो ये हो जाएगा n-1 लेमडा 2 कैपिटल D बाई स्मॉल d। यहाँ इसको सॉल्व कर लेंगे हमें n मिल जाएगा, यानी कि वो लेस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज जो कि क्या करेगा एक दूसरे को कॉन्साइड करेगा। तो यही था इस सवाल का जवाब। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 है और यहाँ पे आपको एंगुलर विड्थ दिया गया है, ठीक है, और क्या दिया गया है वेवलेंथ भी दे दिया गया है। लेकिन सेम एक्सपेरिमेंट जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, अगर उसको हम परफॉर्म करें इनसाइड द वाटर तो पूछा गया है कि न्यू जो एंगुलर विड्थ होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले एंगुलर विड्थ क्या होता है, तो एंगुलर विड्थ मतलब जैसे आप फ्रिंज विड्थ निकालते हैं तो बीटा इज इक्वल टू क्या होता है लेमडा कैपिटल D बाई स्मॉल d। तो अगर कैपिटल D को हम नीचे ले आए तो बीटा बाई D जो हम लोग थ्योरी पोर्शन में इसको कवर किए हैं कि बीटा बाई D जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे एंगुलर विड्थ, यानी कि लेमडा बाई स्मॉल d आपका क्या हो गया एंगुलर विड्थ। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एयर में लेमडा बाई d की वैल्यू कितनी है 0.2 डिग्री,
अच्छा, अब वाटर के अंदर एंगुलर विड्थ कैसे निकालेंगे? तो यहां पे वाटर में क्या चेंज होगा? डी तो एक्सपेरिमेंट का सेटअप तो वही है, तो डी तो वही रहेगा, चेंज क्या हो जाएगा? वेवलेंथ। तो जो वाटर के अंदर वेवलेंथ होगा वो क्या हो जाएगा? लैम्डा डैश मान लेते हैं, और लैम्डा डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? लैम्डा बाई म्यू। तो यहां पे जो न्यू एंगुलर विड्थ आएगा मान लेते हैं थीटा डैश, वो क्या हो जाएगा? लैम्डा डैश अपॉन स्मॉल डी, और लैम्डा डैश की जगह क्या रख लेंगे? लैम्डा बाई म्यू। तो एक तरह से फॉर्मूला मिल गया लैम्डा अपॉन म्यू इंटू डी, है ना। अब चूंकि लैम्डा बाई डी की वैल्यू हमें पता है 0.2 है, तो 0.2 बाई म्यू, म्यू आपको दिया गया है, वाटर का 1.33 होता है, तो 0.2 डिवाइडेड बाई 1.33 सॉल्व कर लेंगे, आपको न्यू एंगुलर विड्थ मिल जाएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8 है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको याद होगा कि जब हम लोग पोलराइजेशन पढ़ रहे थे तो हम लोग ब्रूस्टर्स लॉ पढ़े थे, जिसमें जो रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे था दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर था, तो वहां पे जो थीटा आया था, थीटा पी, जिसको हम एंगल ऑफ पोलराइजेशन कहते हैं या ब्रूस्टर्स एंगल, तो उसका क्या फॉर्मूला आया था? tan थीटा पी इज इक्वल टू म्यू। तो यहाँ वही थीटा पी पूछा जा रहा है और म्यू दे दिया गया है, तो इस सवाल में कुछ है ही नहीं, थीटा पी इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू हो जाएगा, म्यू आपको दे दिया गया है, वैल्यू रखेंगे, फाइनली आपको इसका आंसर मिल जाएगा। का क्वेश्चन नंबर 9 है और यह भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि लाइट को जब हम इंसिडेंट करवा रहे हैं तो ये रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, रिफ्लेक्ट मतलब सेम मीडियम में कम बैक हो जा रहा है, तो वेवलेंथ और जो उसका फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या होगा? तो हमें पता है कि जब रिफ्लेक्शन होता है सेम मीडियम में लाइट कम बैक होती है, तो ना उसका वेवलेंथ चेंज होगा, ना उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, ना ही स्पीड चेंज होगी, ठीक है। तो पहले पार्ट का तो आंसर हो गया कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी वही का वही रहेगा। दूसरा सवाल पूछा गया कि जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे, उन दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होगा? तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू क्या होता है? रिफ्लेक्टेड एंगल। तो इंसिडेंट एंगल अगर थीटा मान लें तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी थीटा हो गया। तो टोटल एंगल चूंकि क्वेश्चन में दिया गया है 90 डिग्री है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, तो हम कह सकते हैं 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? 90 डिग्री। तो इसका मतलब थीटा कितना हो गया? तो 90/2 यानी 45 डिग्री। तो हम कहेंगे कि इंसिडेंट एंगल नॉर्मल के साथ जो है इंसिडेंट एंगल का ही मतलब होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 45 डिग्री। तो यही था इस सवाल का जवाब। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10 है और यहां कहा गया है कि रे ऑप्टिक्स के केस में जो गुड अप्रोक्सीमेशन होगा वो किस डिस्टेंस तक होगा। तो पहले इस बात को समझते हैं, क्योंकि लाइट जो है वो स्ट्रेट तो जा नहीं रही, वो टर्न ले लेती है ना, वो वहां डिफ्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ फ्रेशनल एक डिस्टेंस हम लोग पढ़े थे। फ्रेशनल डिस्टेंस का मतलब हुआ कि वह डिस्टेंस जहां तक लाइट स्ट्रेट जाएगी, यानी कि वो अपने पाथ को डेविएट नहीं करेगा। तो हम मान के चलते हैं कि जो फ्रेशनल डिस्टेंस है वहां तक जो है हम लाइट को यानी कि रे ऑप्टिक्स को एज अ गुड अप्रोक्सीमेशन मान सकते हैं। तो एक तरह से हमें फ्रेशनल डिस्टेंस निकालना है, जिसका फॉर्मूला आपको याद होगा ZF इक्वल टू क्या होता है? A²/λ, जहां A जो है एपर्चर साइज होता है और लैम्डा जो है वेवलेंथ है। तो यहाँ A आपको दे दिया गया है 4 mm, लैम्डा वेवलेंथ भी दे दिया गया है। तो यहाँ दोनों वैल्यूज आपको रखेंगे, आपको फ्रेशनल डिस्टेंस मिल जाएगा। कितना आ रहा है? 400 मीटर। मतलब 400 मीटर तक हम रे ऑप्टिक्स को यूज कर सकते हैं एज अ गुड अप्रोक्सीमेशन, ऐसा हम कह सकते हैं। तो यही था इस सवाल का जवाब।